वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे, ज़्यादातर अपन यहाँ ये वीडियो मेनली होने वाला है वेक्टर के बारे में और कुछ एंजाइमों के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला जो एंजाइम आता है उसको बोलते हैं सिंथेसाइजिंग एंजाइम। इससे पहले जो वीडियो बनाया था मैंने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में बनाया था। अब यहाँ देखें तो सिंथेसाइजिंग एंजाइम में कौन सा आता है, सबसे पहले डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज में देखो आप, यहाँ तो एक होता है टेम्पलेट होता है और यहाँ पर ये छोटा सा है, इसको अपन प्राइमर बोलते हैं। यहाँ पर अगर मैं डीएनए पॉलीमरेज डालूंगा तो यहाँ प्राइमर से आगे की ओर यहाँ पर नए नए न्यूक्लियोटाइड जुड़ते जाएंगे और इस तरीके से फिर यहाँ पर डीएनए का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ पर जो डीएनए पॉलीमरेज होता है वो क्या करता है, यहाँ डीएनए टेम्पलेट होता है और यहाँ पर कुछ छोटा सा भाग होता है, उसको अपन बोलते हैं प्राइमर। तो वहां उसके आगे डीएनए का फॉर्मेशन होने लगता है। तो यहाँ ये क्या करता है, डीएनए के ज्यादा मात्रा में बढ़ाने के लिए डीएनए पॉलीमरेज का यूज किया जाता है। अब यहाँ देखिए थोड़ा और, तो दूसरा एंजाइम आता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम क्या होता है, जैसे कि आरएनए से डीएनए बनाना हो उसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो इस प्रोसेस के लिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम काम में लिया जाता है। इसमें क्या होता है कि इसमें आरएनए टेम्पलेट पर कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि आरएनए टेम्पलेट है, उसके ऊपर उसका ही कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए का मतलब दो स्टैंड हो जाएंगे। आरएनए अकेला स्टैंड होता है, उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए का फॉर्मेशन होने लग जाता है। तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का कार्य है। अब यहाँ देखें तो जॉइनिंग एंजाइम में लाइगेज आता है। लाइगेज क्या करता है, छोटे छोटे डीएनए जो के टुकड़े होते हैं उनको जोड़ने का कार्य करता है और यहाँ पर इसका बहुत ही बायोटेक्नोलॉजी में यूज होता है। अब जो सबसे लास्ट वाला एंजाइम आता है उसको बोलते हैं एल्केलाइन फॉस्फेटेज। एल्केलाइन फॉस्फेटेज होता है, वो क्या करता है कि जो भी जो प्लाज्मिड होता है या जो सर्कुलर डीएनए होता है उसको खोलने का कार्य करता है और उसको खोलने के बाद जो 5 प्राइम पर फॉस्फेट समूह होता है उसको क्या करता है, उसको हटाता है और वहां पर OH समूह को ये जोड़ता है। जिससे क्या होगा कि अपने को कोई भी डिजायर जीन डालना है, किसी भी कहीं से भी डिजायर जीन डालना है तो पहले क्या करना पड़ेगा, डीएनए को खोलना पड़ेगा। अगर सर्कुलर डीएनए है तो उसमें वो वापस सर्कुलर नहीं हो, इसलिए यहाँ पर 5 प्राइम पर क्या होता है, यहाँ पर फॉस्फेट समूह होता है, उसको ये काटने का कार्य करता है और वहाँ पर OH समूह लगाता है। फिर वो क्या होता है कि जो भी जो डीएनए होता है वो क्या नहीं हो पाता है, वो डीएनए वापस सर्कुलर नहीं बन पाता है। तो जो सर्कुलर डीएनए से फिर जो लाइनिंग वाला डीएनए बन जाता है। तो यहाँ पर इन एल्केलाइन फॉस्फेटेज का ये काम हो गया। अब अपन थोड़ा सा वेक्टर के बारे में डिस्कस करते हैं। तो वेक्टर डीएनए या व्हीकल डीएनए। अब यहाँ पर वेक्टर का मतलब होता है वाहक मतलब एक जगह से दूसरी जगह किसी चीज को पहुंचाना होता है, तो अपन वाहक शब्द का यूज करते हैं, वेक्टर का यूज करते हैं। जैसे कि मलेरिया को फैलाने के लिए मॉस्किटोज होते हैं, वो वेक्टर का कार्य करते हैं। अब यहाँ देखें तो वेक्टर के लिए यहाँ पर जो जीवाणुवी प्लाज्मिड वो वायरल डीएनए का यूज किया जाता है। जीवाणुवी प्लाज्मिड की मैं आपको बात बताऊं तो ये जीवाणु के अंदर जीवाणु का मेन क्रोमोसोम होता है और कुछ गोलाकार भाग पाया जाता है, वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है सर्कुलर, वो जीवाणु में पाया जाता है, उसको अपन जीवाणुवी प्लाज्मिड बोलते हैं। अब ये इस प्लाज्मिड की फोटोकॉपी होती है, वो 1 से 2 भी हो सकती है, हर बैक्टीरिया पर डिपेंड करता है कि उसमें उसके अंदर जो प्लाज्मिड की कितनी फोटोकॉपी है या कितनी कॉपी उसके अंदर है। और ये 15 से लेके 100 तक भी हो सकती हैं। ये इसको अगर जीवाणु से बाहर निकाल दिया जाता है या बैक्टीरिया से बाहर निकाल दिया जाता है तो जीवाणु के लाइफ पर इसका कोई असर नहीं पड़ता है। ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है, इसको बाहर निकाल दे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर देखें तो इसका यूज वेक्टर की तरह यूज करते हैं। जैसे कि मैं आपको पहले बताया कि भाई जो भी प्लाज्मिड होता है उसको अपन रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन साइट्स होती है प्लाज्मिड के ऊपर, जो BAM-H1 और अलग अलग BAM-H1 HIND3 और इस तरीके की बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन साइट होती है।
तो यहाँ पर उन रेस्ट्रिक्शन साइड पे अपन रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का यूज करते हैं, वहां से वो कट करते हैं और फिर वहां पर अपना डिजायर्ड डीएनए डालते हैं और डिजायर्ड डीएनए डालने के बाद फिर उसको लाइगेज की हेल्प से जोड़ते हैं और फिर आगे की जो भी प्रोसेस होती है उसको होस्ट ऑर्गेनिज्म में अपन ट्रांसफर करते हैं। अब अपन थोड़ा सा यहाँ एक चीज को समझते हैं, वो है फीचर्स ऑफ क्लोनिंग वेक्टर। यहाँ जो क्लोनिंग वेक्टर की क्या क्या फीचर्स होते हैं उनको अपन वन बाय वन स्टडी करते हैं। तो सबसे पहला जो क्लोनिंग वेक्टर का फीचर होता है वो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का प्रेजेंट होना, ओराई का प्रेजेंट होना। ओराई वो भाग होता है जहां से रेप्लिकेशन प्रारंभ होता है, किसी भी डीएनए का रेप्लिकेशन प्रारंभ होता है। अब यहाँ देखें तो ये ओराई होते हैं वो किसी भी बैक्टीरिया में कितनी उसकी ये ओराई होता है वो ये वेक्टर के अंदर होता है और ये डिसाइड करता है कि किस डीएनए की कितनी फोटोकॉपी बनेगी, मतलब कॉपी को डिसाइड करता है, उसकी प्रतियां कितनी बनेगी उसको ये डिसाइड करता है ओराई। अब ज्यादा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होंगे तो ज्यादा फोटोकॉपी बनेगी। हमको वेक्टर चुनने से पहले ये अपने को पता होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा ओराई हो या ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के स्थल हो। ये एक न्यूक्लियोटाइड, ये क्या है कि जीन ही है एक हिसाब से, और न्यूक्लियोटाइड का एक क्रम होता है जहां पर क्या होता है प्रारंभ होता है रेप्लिकेशन का प्रारंभ होता है। तो यहाँ पर इतनी सी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब मैं यहाँ पर किसी भी जो वेक्टर होता है वहां पर ओराई होता है, वहां पर मैं डिजायर्ड डीएनए को अगर मैं जहां पर ओराई होता है उससे मेरे को डिजायर्ड डीएनए को जोड़ना पड़ेगा। अगर मैं दूसरी जगह जोड़ूंगा तो उसका क्या नहीं होगा, रेप्लिकेशन होगा ही नहीं। मैंने कोई डिजायर्ड जीन है मेरा, मैंने यहाँ पर मेरे को पता है कि ये गोल गोल भाग है और इस जगह मेरे को पता है कि यहाँ पर ओराई है, तो मैं वहां पर अपना डिजायर्ड डीएनए जोड़ूंगा तभी जाके वो होस्ट ऑर्गेनिज्म में अपनी प्रतियां बना पाएगा। तो यहाँ इसीलिए ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। अब सेलेक्टेबल मार्कर देखते हैं। सेलेक्टेबल मार्कर क्या होता है? तो ओराई के अलावा वेक्टर में सेलेक्टेबल मार्कर होता है ना, वो भी होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। अब जो क्या करता है इस सेलेक्टेबल मार्कर के क्या काम होता है, ये क्या करता है नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को और ट्रांसफॉर्मेंट को अलग करने का कार्य करता है, और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स होते हैं उनकी वृद्धि को रोकता है और जो ट्रांसफॉर्मेंट्स होते हैं उनकी वृद्धि को बढ़ाता है। अपन आगे देखेंगे कि किस तरीके से ये क्या करता है। तो यहाँ पर जो ये ट्रांसफॉर्मेंट की वृद्धि को बढ़ाता है, सामान्यतः ई कोलाई में जो ई कोलाई बैक्टीरिया होता है वहां पर उसमें एम्फिसिलिन, क्लोराम्फेनिकोल, टेट्रासाइक्लिन, केनामाइसिन जैसी एंटीबायोटिक के प्रति प्रतिरोध कोडित करने वाली जीन होती है, जिनको अपन क्या बोलते हैं सेलेक्टेबल मार्कर बोलते हैं। जो ई कोलाई होता है या ई कोलाई में एम्फिसिलिन, क्लोराम्फेनिकोल, टेट्रासाइक्लिन, केनामाइसिन, इनके लिए वहां पर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होती है जिनको अपन सेलेक्टेबल मार्कर बोलते हैं। अब यहाँ देखें तो ई कोलाई में इन सब के प्रति कोई प्रतिरोध नहीं होता है, मतलब इन सब एंटीबायोटिक का यूज करके अपन सेलेक्टेबल मार्कर का यूज कर सकते हैं। अब अपन थोड़ा सा समझते हैं कि किस तरीके से। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर कोई ये डिजायर्ड जीन है और यहाँ पर ये प्लाज्मिड है। अब यहाँ पर दो कंडीशन हो सकती है। एक कंडीशन तो हमने यहाँ पर अपना डिजायर्ड डीएनए जो डीएनए था या जीन था उसको वहां डाला। एक कंडीशन हो सकती है कि वो प्लाज्मिड से जुड़ा ही ना हो और प्लाज्मिड अपने आप वापस सीधा का सीधा ही जुड़ गया हो। लाइगेज एंजाइम डाला तो वो प्लाज्मिड से जुड़ा ही नहीं हो और प्लाज्मिड अपने आप खुद ही जुड़ गया हो। एक कंडीशन हो सकती है कि वो प्लाज्मिड से जुड़ जाए अपना डिजायर्ड डीएनए। अब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर अपन 3 सेल मैंने लेके बताइए, 3 कोशिकाएं लेके बताइए और 3 कंडीशन हो सकती है। एक कंडीशन क्या हो सकती है कि यहाँ पर जो ये वाला जो प्लाज्मिड है जिसमें अपना डिजायर्ड डीएनए वो चला गया। एक में क्या हुआ कि जो भी प्लाज्मिड अपने आप जुड़ गया उस कोशिका में चला गया। और तीसरी कंडीशन हो सकती है कि किसी में उस कोशिका में कुछ गया ही नहीं, ना तो प्लाज्मिड गया ना अपना रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड गया। अब यहाँ पर जो सीधा प्लाज्मिड जुड़ जाता है वो तो नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड हो गया, और यहाँ पर ये जहां पर अपना डिजायर्ड जीन जुड़ गया उसको अपन क्या बोल देंगे, उसको रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बोलेंगे।
अब यहाँ पर ये जुड़ गया है, जो डीएनए अपना यहाँ पर जुड़ा हुआ है डिजायर्ड डीएनए और प्लाज्मिड भी गया है, इसको अपन बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट्स में यहाँ पर नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स, मतलब यहाँ पर कोई चेंज नहीं हुआ है, उसको तो अपन क्या बोलेंगे, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, मतलब उसमें किसी भी तरीके का कोई डीएनए या वेक्टर गया ही नहीं है, उसको अपन क्या बोलेंगे, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। अब दूसरी तरीके का ट्रांसफॉर्मेंट क्या होता है वो देखो, वो जिसमें ये वाला प्लाज्मिड, मतलब प्लाज्मिड ही गया, अपना डिजायर्ड डीएनए गया ही नहीं, उसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेंट। इज इट क्लियर? अब यहाँ पर देखें तो तीसरे तरीके का क्या होगा कि यहाँ पर तीसरे तरीके का होता है रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, जिसमें अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए गए हैं, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर गए हैं, जिसमें अपना डिजायर्ड डीएनए, उसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। अब अपन अलग किस तरीके से करते हैं, मैंने आपको बोला है कि यहाँ पर एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन जैसी क्या होती है जो सेलेक्टेबल मार्कर होते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक प्लेट लेते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं, सीधा अपन यहाँ पर थोड़ी सी क्या डालते हैं अपन, जिसको अपन बोलते हैं टेट्रासाइक्लिन अगर डाल दें, तो टेट्रासाइक्लिन जैसे ही डालेंगे तो यहाँ पर इसके अंदर तो जो टेट्रासाइक्लिन के लिए प्रतिरोधी जीन होती नहीं है, के प्रति प्रतिरोधी जीन होती नहीं है, तो ये तो सीधा मर जाएगा, तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट अलग हो जाएगा, फिर ट्रांसफॉर्मेंट और रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट ये दोनों बचेंगे। तो यहाँ पर इनका यूज होता है किनका, सेलेक्टेबल मार्कर का। सेलेक्टेबल मार्कर ये यहाँ पर ये पाई जाती है एंटीबायोटिक के प्रति प्रतिरोधी जीन होती है, जिसे एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन इस तरीके की जीन होती है, वो बैक्टीरिया के अंदर पाई जाती है, जो प्लाज्मिड होता है उसके अंदर पाई जाती है, वेक्टर होता है उसके अंदर पाई जाती है। तो यहाँ पर अपन नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को ट्रांसफॉर्मेंट से अलग कर सकते हैं, क्योंकि सीधा टेट्रासाइक्लिन डालेंगे और इसके अंदर टेट्रासाइक्लिन के प्रति कोई प्रतिरोधी जीन है ही नहीं, और वो तो सीधा मर जाएगा और ये जिंदे रह जाएंगे, तो अपन नॉन ट्रांसफॉर्मेंट और ट्रांसफॉर्मेंट को अलग कर सकते हैं। अब अपन थोड़ा सा यहाँ और समझने की कोशिश करें तो वो है क्लोनिंग साइट। तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज आती है वेक्टर में वो होती है क्लोनिंग साइट। क्लोनिंग साइट को समझते हैं तो यहाँ पर लिख रखा है कि एलियन डीएनए को जोड़ने के लिए वेक्टर में बहुत कम रिकॉग्निशन साइट या क्लोनिंग साइट होनी चाहिए, एंड रेस्ट्रिक्शन साइट यूज करने के लिए भी बहुत कम पहचान स्थल होने चाहिए। देखो, बहुत कम क्लोनिंग साइट होनी चाहिए, और जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज कर रहे हैं उसके लिए भी बहुत कम रेस्ट्रिक्शन साइट्स होनी चाहिए। अगर जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज कर रहे हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा क्या है, रेस्ट्रिक्शन साइट है, तो डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे और जो जीन क्लोनिंग होती है वो काफ़ी जटिल हो जाएगी। इतनी सी बात आपको क्लियर होनी चाहिए। अब यहाँ देखें तो जो वेक्टर होता है उसकी साइज होनी चाहिए वो कम होनी चाहिए, ये बात भी आपको याद रखनी है। अब यहाँ पर एक अच्छे प्लाज्मिड की अगर मैं बात करूँ तो उसके अंदर बहुत सारी साइट्स होनी चाहिए, रिकॉग्निशन साइट और क्लोनिंग साइट होनी चाहिए, परंतु एक साइट होती है वो एक बार ही होनी चाहिए, रिपीट नहीं होनी चाहिए। और यहाँ देखें तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की बात करें तो बहुत सारे एक प्लाज्मिड में बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के लिए साइट्स होनी चाहिए, परंतु एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के लिए ओनली एक ही साइट होनी चाहिए और साइट रिपीट नहीं होनी चाहिए, बाकी डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखें तो सारे पहचान स्थल होते हैं, रिकॉग्निशन साइट होते हैं, वो सेलेक्टेबल मार्कर के अंदर ही होने चाहिए। इतनी सी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल।